आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 10 का लोकतांत्रिक राजनीति का, जिसका नाम है सत्ता के साझेदारी। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सत्ता के साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता का मतलब होता है पावर, साझेदारी का मतलब होता है बांटना एक तरह से। तो चलो मैं इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। मान लो आपकी फैमिली में आप 2 भाई बहन हो, ठीक है। अगर आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन कुछ करती है ना, तो उसको कुछ नहीं कहा जाता। मतलब वो स्कूल से भाग कर आता है तो उसे कुछ नहीं कहा जाता, टीचर उसकी शिकायतें लगाती है तो कुछ नहीं कहा जाता उसको। बट जब सेम चीज़ आप करते हो तो आपकी गुद्दी नापी जाती है, आपको बोला जाता है आप क्यों कर रहे हो ऐसा, ये नहीं करना चाहिए आपको। तो इसका मतलब सत्ता की साझेदारी ढंग से नहीं हो रखी। मतलब सत्ता जो पावर अच्छे से नहीं बटी हुई, आपके भाई के पास ज़्यादा पावर है, आपके पास कम पावर है, जिसकी वजह से वॉयलेंस क्रिएट होता है ना, लड़ाई वड़ाई होती है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। मतलब सत्ता की साझेदारी होना, सत्ता को ढंग से साझेदारी यानी ढंग से सत्ता का बंटावा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है सिर्फ एक फैमिली में। बट मान लो जब ये सत्ता की साझेदारी बड़े लेवल पे हो, यानी किसी देश की बात कर रहे हो, तब सोचो ये कितना भयानक रूप ले सकती है। ठीक है, तो आज हम 2 एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, 2 कंट्री के बारे में देखेंगे जहां पर सत्ता की साझेदारी, एक कंट्री ऐसे देखेंगे जहां पर सत्ता की साझेदारी ढंग से कर दी गई, यानी लोगों को समान अधिकार दे दिए गए। और एक कंट्री हम ऐसे देखेंगे जहां पर सत्ता की साझेदारी ढंग से नहीं हुई, यानी लोगों को बराबर पावर नहीं दी गई। किसी किसी जाति के लोगों के पास ज़्यादा पावर थी, किसी किसी जाति के लोगों के पास कम पावर थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। ठीक है जी। तो वो 2 कंट्री जो मैं कह रहा था उसमें से सबसे पहली कंट्री है बेल्जियम। तो बेल्जियम के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा देश है यूरोप का। उसका जो क्षेत्रफल है वो अपने हरियाणा से भी कम है। उसकी जो सीमा है वो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से सटी हुई है, यानी उसकी बॉर्डर है जो इससे सटा हुआ है। जनसंख्या के मामले में देखो तो सिर्फ 1 करोड़ जनसंख्या वहाँ की, जो अपने हरियाणा से भी आधी है। अब बात करते हैं हम जातीय बनावट की, यानी वहाँ पर कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं और कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। तो वहाँ पर 59% लोग हैं ना डच बोलते हैं। मैं बता दूं पहले तो यहाँ पर 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं बेल्जियम में। कौन कौन से? डच, जर्मन और फ्रेंच। ठीक है, जो डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। 59% से ज़्यादा, 59% लोग जो हैं अपने बेल्जियम में डच बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश एरिया में रहते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं विलोन में रहते हैं 40% लोग, जो कि सारे के सारे फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और कुछ 1% लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, अब बेल्जियम की है ना एक राजधानी है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है, याद रखना ब्रुसेल्स। अब अभी अभी हमने देखा कि पूरे क्या कहते हैं अपने बेल्जियम में सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले कौन सी भाषा है जो सबसे ज़्यादा चलती है? वो है डच, 59%। बट जो राजधानी की बात करें ना ब्रुसेल्स, वहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं, 80% से ज़्यादा लोग, और 20% डच बोलते हैं। ठीक है, मतलब पूरे देश में तो डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं, बट अगर हम देखें तो जो उसकी राजधानी है उसमें 80% से ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं। यानी पूरे देश के अंदर जो बहुसंख्यक है वो तो डच है, परंतु ब्रुसेल्स जो राजधानी है उसके अंदर जो बहुसंख्यक है वो फ्रेंच लोग हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पंजाब के अंदर पंजाबी बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग पंजाबी बोलने वाले हैं। पर अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो पंजाबी बोलने वाले की परसेंटेज बहुत कम है ना। आप इस चीज़ से समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं, यही मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है इसको। देश की कुल आबादी का 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं जो डच बोलते हैं। 40% विलोनिया में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। जो 1% बच गए वो जर्मन बोलते हैं। और राजधानी के अंदर कौन सी राजधानी का नाम क्या था? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। यानी पूरे देश के अंदर तो जो बहुसंख्यक है वो डच है, परंतु राजधानी के अंदर जहाँ से सारा का सारा राज चलाया जाता है वहाँ पर जो बहुसंख्यक है वो फ्रेंच लोग हैं। चलो ये तो हमने देख लिया कि अब प्रॉब्लम की बात करते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। मतलब अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि कौन कौन से कितने कितने लोग रहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच, यानी जो पूरे देश में अल्पसंख्यक फ्रेंच है वो मतलब तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। ज़्यादा ताकत है फ्रेंच लोगों के पास, क्योंकि जो केंद्र में, यानी केंद्र से मेरे कहने का मतलब है जो राजधानी में है वो उनकी सरकार है। ज़्यादातर 80% से ज़्यादा लोग फ्रेंच है, तो वो अपने हिसाब से ही कानून बनाते हैं। ठीक है, बहुत बाद में जाकर
आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी इस लोग की स्थिति से नाराजगी है। मतलब उनको, जो डच लोग हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनको बहुत बाद में जाकर शिक्षा वगैरह का अधिकार मिला और आर्थिक विकास हुआ उनका। ठीक है, इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1950 और 1960 के बीच है ना, फ्रेंच और डच लोगों के बीच में तनाव बढ़ने लगा क्योंकि जो फ्रेंच लोग थे वो अपना ही अपना प्रॉफिट देख रहे थे और डच लोगों का बहुत बिल्कुल बेदखल करा जा रहा था, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इनकी वजह से उनमें लड़ाई बढ़ी। इन दोनों समुदायों का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिला, जहां पर विशेष समस्या थी। ब्रुसेल्स में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। अब ब्रुसेल्स में प्रॉब्लम क्या आई? डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से देश के अंदर बहुत ज़्यादा थे, परंतु धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। यानी पूरे देश के अंदर जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा थे, परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं था और इतनी समृद्धि नहीं थी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो राजधानी के अंदर सरकार है ना, वो फ्रेंच लोगों की थी और फ्रेंच लोग क्या करते थे, 80% से ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते थे, तो सिर्फ अपने ही भाषा बोलने वाले लोगों का सुनते थे और उन्हीं की समस्याएं पूरी करते थे। ठीक है, पर जो डच लोगों के लिए कोई अच्छा कानून नहीं बनाते थे। ठीक है, समझ आ गया? हमें समझ आ गया कि बेल्जियम की प्रॉब्लम क्या थी। अब दूसरी हम बात करते हैं श्रीलंका की प्रॉब्लम क्या थी। अब ये दूसरा एग्जांपल है श्रीलंका में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करी बेल्जियम के लोगों ने। पहले आते हैं हम श्रीलंका पे। अगर श्रीलंका की बात करें ना, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय यानी आज चारों तरफ उसके पानी है, आपको पता ही है। भारत के नीचे श्रीलंका है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, हमारे तमिलनाडु के तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही पड़ता है श्रीलंका। जनसंख्या इसकी 2 करोड़ है, मतलब बहुत कम है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इसकी आबादी में जातीय समूह कौन कौन सी जाति और कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। अगर श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका में 74% से ज़्यादा लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, सिंहली भाषा बोलते हैं 74% से ज़्यादा लोग, और वो सारे के सारे बौद्ध हैं। ठीक है, बौद्ध होता है ना, जिनके गौतम बुद्ध वाले बौद्ध, वो। और 18% लोग तमिल बोलते हैं। ठीक है, और जो तमिल बोलते हैं ना, उसमें से भी 13% लोग ऐसे हैं जो श्रीलंका के ही तमिल है, यानी जो पहले से श्रीलंका में रह रहे थे। ठीक है, और 5% ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से आए हुए तमिल है, यानी वो तमिल बोलते थे और वो हिंदुस्तान से आए थे, उनके पापा मम्मी हिंदुस्तान से आए थे। ठीक है, क्या समझ आया हमें? 74% से ज़्यादा लोग सिंहली बोलते हैं और वो सारे के सारे बौद्ध हैं, और जो 18% लोग हैं वो हिंदू हैं और मुसलमान हैं, और वो 18% लोग हैं, उसमें से भी 13% लोग श्रीलंकन तमिल है और 5% लोग जो भारत से गए हुए तमिल है। ठीक है, अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि 74 और 74 और 18 ये तो अपना पूरा नहीं हुआ, ये तो हमारा 93 हुआ है। ठीक है, तो अब क्या रह गया? जो 7% लोग हैं ना, वो है क्रिश्चियन। ठीक है, ये तो हिंदू और मुस्लिम है 18%, 74% बौद्ध है, और 7% लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन है और जो सिंहली भी बोलते हैं और जो अपने तमिल भी बोलते हैं। ठीक है जी, अब यही देखो, यही लिखा हुआ है कि अधिकतर सिंहली भाषी बौद्ध है, जिनकी तमिल भाषी कुछ हिंदू और मुसलमान हैं। मतलब जो सिंहली बोलते हैं वो ज़्यादातर बौद्ध हैं और जो तमिल बोलते हैं वो ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम है। ठीक है, 7% लोग वहाँ पर ईसाई है जो सिंहली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब श्रीलंका की समस्या के बारे में बात करते हैं कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी। जैसे बेल्जियम में प्रॉब्लम थी, जहाँ पर जो डच भाषा थी उसको ज़्यादा प्रभुत्व नहीं दिया जा रहा था, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अपनी ताकत में आ गए थे। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका है ना 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसको है ना पहले सिलोन बोला जाता था। ठीक है, सिलोन नाम एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, सिलोन बोला जाता था, और ये 1948 में आज़ाद हुआ था। ये भी ब्रिटिशर से ही आज़ाद हुआ था। ठीक है, जो सिंहली नेता थे वो बहुसंख्यक थे और इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो राजवाज करने लगे। ठीक है, और वो हमेशा क्या करते थे? बहुसंख्यक परस्ती करते थे, यानी जो सिंहली लोग हैं ना, उन्हीं के अच्छे के बारे में कानून बनाते थे, उन्हीं के बारे में सोचते थे। ठीक है, और जो अपने तमिल लोग हैं ना, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, उनको इग्नोर करते थे, उनके लिए कोई कानून नहीं बनाते थे। ठीक है, उनको हमेशा दबाया जाता था तमिल लोगों को। अब देखो हुआ क्या, 1956 में तो एक ऐसा कानून आया जिस कानून ने तमिलों को हिला के रख दिया। उनको लगने लगा कि यार ये तो हमारा देश ही नहीं रहा। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, सिंहली एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई। मतलब ये कानून ला दिया गया कि एक ही हमारी राजभाषा है, वो सिंहली है।
ठीक है। जबकि देश के अंदर तो तमिल लोग भी थे, तमिल लोगों को लगने लगा ये तो हमारे साथ अन्याय है, और साथ ही में विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी जो सिंगली लोग थे उनको प्राथमिकता दी जाने लगी। उन्हीं को बोलने लगा कि अगर आपको जॉब वगैरह में ज़्यादा सिंगली लोगों को आगे करा जाने लगा। और बौद्ध, क्योंकि सिंगली लोग थे वो ज़्यादातर बौद्ध थे, तो बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। ठीक है। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा। मतलब उनको लगा है कि यार ये हमारे लिए सरकार नहीं, और एक नाराजगी बढ़ी तमिल लोगों में, क्योंकि उनके लिए तो बुरे बुरे कानून आ रहे थे। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। इन दोनों के बीच में, सिंगली और जो अपने तमिल थे, इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ती हुई चली गई। अब हुआ क्या देखो, श्रीलंका में संघर्ष। अब हुआ क्या, श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनानी, पार्टी वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, और उनकी मांगे ये थी कि तमिल को भी राजभाषा बनाया जाए, हमें थोड़ी पावर दी जाए, शिक्षा वगैरह में और रोजगार वगैरह में भी हमें बराबर अवसर दिया जाए। परंतु पार्टी बनाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी मांगे जो थी ना, ये जो तमिल लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई थी, उनकी मांगे हमेशा ठुकरा दी जाती थी। 1980 के दशक में तो है ना, जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म सरकार बनाने की मांग को लेकर अपने राजनीतिक संगठन बनाए। अब 1980 में तो इतना बुरा हो गया कि जो श्रीलंका के जो तमिल थे ना, उन्होंने बोल दिया कि हमें एक अलग देश दे दो जिसका नाम हम तमिल इल्म रखेंगे, क्योंकि आप तो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे। ठीक है। और इसी की वजह से श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इन दोनों के बीच में, क्योंकि जो तमिल की मांगे पूरी ही नहीं कर रहे थे वो जो सिंगली लोग थे। अब देखो हुआ क्या, यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया। गृह युद्ध का मतलब होता है जब एक ही देश के अंदर आपस में लोग लड़ने लगे और खून खराबा होने लगे, तो इसको गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है। एंड इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। उनमें लोग और परिवार ने अपने मतलब बहुत सारे परिवारों को उन्हीं के मुल्क से भगा दिया गया और उनको शरणार्थी बन के दूसरे देश में रहने लगा। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। ठीक है। और गृह युद्ध से जो मुल्क की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन था ना, वो काफ़ी परेशानियों में आ गया। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि श्रीलंका अपनी जो सत्ता की साझेदारी वाली प्रॉब्लम थी ना, पावर अच्छे से बांट नहीं पाई, ना वो सिंगली को पावर दे पाई ढंग से, मतलब सिंगली को ज़्यादा पावर दे दी, और जो तमिल थे उनके पास बहुत कम पावर थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, खून खराबा हुआ, सिविल वॉर हुआ, वायलेंस हुआ। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम का क्या हुआ, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये वाला चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है आपको। देखो, अगर इंडिया की बात करें ना, ये हम अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं, इंडिया में इतनी लैंग्वेज, यहाँ पर तो सिर्फ बेल्जियम में भी 2-3 लैंग्वेज थी, और हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर भी 2-3 लैंग्वेज थी। बट अगर हम बात करें अपने इंडिया की, इंडिया डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर 1600 से ज़्यादा डायलैक्ट हैं। ठीक है। और 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी। ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी ही एक हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ाने का सिर्फ आपका इतना मोटिव है, जो गवर्नमेंट आपको ये जो चीज़ है वो इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि भारत को बचाना आप ही के हाथों में है, सबकी रिस्पेक्ट करना। अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन आता है आपके पास में जो हिंदी नहीं बोल पाता और आपको हिंदी आती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे बोल दो कि नहीं अपने देश जाइए जाओ। ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे, क्योंकि ये इंडिया है, सबका इंडिया है। ठीक है। ओके यार, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।